This is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. इस वीडियो में हम 50 MCQs कवर करेंगे इंटरनेशनल लॉ के. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. द फर्स्ट केस डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज. हमें फर्स्ट केस बताना है जो ICJ के द्वारा डिसाइड किया गया था. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, कॉर्फू चैनल केस. फर्स्ट का ऑप्शन बी करेक्ट है, कॉर्फू चैनल केस. ये ICJ के द्वारा फर्स्ट केस है जो डिसाइड किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग डाउटेड द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इसमें से हमारे जो 4 ऑप्शन है इसमें बताना है कि जो इंटरनेशनल लॉ का लीगल कैरेक्टर है उस पर डाउट किसने किया था. तो ये डाउट किया था हमारा हॉलैंड ने. ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन ए करेक्ट है, हॉलैंड. नेक्स्ट देखेंगे. द रूल्स ऑफ न्यूट्रलिटी वर कोडिफाइड इन. जो रूल्स ऑफ न्यूट्रलिटी है वो कब कोडिफाई हुआ था. तो ये कोडिफाई हुआ था हमारा 1856 से और 1899 में. तो थर्ड का ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट देखेंगे. फोर्थ क्वेश्चन. द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय. जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है वो अपॉइंट होते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं. ये अपॉइंट होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा. और किसकी रिकमेंडेशन से, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से. तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा, सी करेक्ट है, जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. फिफ्थ देखेंगे. विच ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शन. हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो लेजिस्लेटिव फंक्शन को परफॉर्म करता है. ऑप्शन ए सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन सी जनरल असेंबली, ऑप्शन डी ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो ये हमारा है लेजिस्लेटिव फंक्शन हमारा जनरल असेंबली करता है. फिफ्थ का ऑप्शन सी करेक्ट है. और ये किसमें बताया, यूएन चार्टर के आर्टिकल 13 में. किसमें, आर्टिकल 13 यूएन चार्टर के. ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात करता है. नेक्स्ट देखेंगे. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ. जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं. तो इसमें वैसे टोटल 15 मेंबर्स होते हैं. उसमें होंगे एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और 13 अदर मेंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. Who defines international as the body of legal rules which apply between sovereign state and such other entities as have been granted international personality. ये जो लाइन है, the body of legal rules which apply between sovereign state and such other entities as have been granted international personality, ये किसने डिफाइन करी है. तो ये डिफाइन करी गई थी हमारी श्वार्ज़नबर्गर के द्वारा. ठीक है, किसके, श्वार्ज़नबर्गर के द्वारा. तो सेवंथ का ऑप्शन डी करेक्ट है. एट्थ देखेंगे. A state is and becomes the international person through recognition only and exclusively. ये लाइन किसने कही है. तो ये लाइन कही है हमारी हॉलैंड ने. एट्थ का ए. A state is and becomes the international person through recognition only and exclusively. जो स्टेट है इंटरनेशनल पर्सन बनता है थ्रू रिकॉग्निशन ओनली और एक्सक्लूसिवली. ठीक है, ये किसने कही थी, हॉलैंड ने कही थी. एट्थ का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है. नाइन्थ देखेंगे. विच स्कॉलर कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज ट्रू लॉ. इसमें से बताना है कि कौन से स्कॉलर ने इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ कहा है. तो इसका कहा है ग्रोटियस ने. किसने कहा है, ग्रोटियस ने. तो नाइन्थ का ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट. हमें बताना है कि कौन सी डॉक्ट्रिन है जो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है. तो ये हमारी रिलेटेड है टोबर डॉक्ट्रिन से. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, टोबर डॉक्ट्रिन. 11th देखेंगे. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल एज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन इन द फॉलोइंग केसेस. हमें बताना है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने एस्टॉपल का प्रिंसिपल इन्फोर्स किया था एज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो सिविलाइज्ड नेशन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है सिविलाइज नेशन के द्वारा. कौन से केस में बताया था. तो ये बताया था हमारा 11th के ए में, टेम्पल ऑफ प्रियवियर केस में बताया था. किसमें बताया था, टेम्पल ऑफ प्रियवियर केस में बताया था. जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने प्रिंसिपल स्टॉपल का इन्फोर्स किया था एज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो सिविलाइज नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था. ठीक है, 12th देखेंगे. द पार्टी टू अ डिस्प्यूट
क्लेमिंग अ कस्टम इज टू प्रूव इट, दिस वॉज सो हेल्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट इन। हमें बताना है जो पार्टी है क्लेम कर रही है डिस्प्यूट को, अ कस्टम इज टू प्रूव इट, मतलब कि जो पार्टी है डिस्प्यूट की कस्टम को क्लेम करती है तो वो प्रूव करना है, ठीक है। और ये किस में कहा गया है, इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा किस में कहा है, ये कहा गया था हमारे नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में, ठीक है। तो ये 12th का ऑप्शन सी करेक्ट है। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में कहा गया था द पार्टी टू अ डिस्प्यूट क्लेमिंग अ कस्टम इज टू प्रूव इट, ठीक है। जो पार्टी डिस्प्यूट को क्लेम कर रही है, कस्टम के लिए क्लेम कर रही है, जो डिस्प्यूट की पार्टी है वो क्या कर रही है, क्लेम कर रही है कस्टम को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। ये किस में कहा गया है, इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा, ये नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यूअलिज्म डिनोट्स दैट इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ, ड्यूअलिज्म ने डिनोट किया था दैट जो इंटरनेशनल लॉ स्टेट लॉ को, इसके आगे क्या है 13, ये रिप्रेजेंट करेगा टू एंटायरली डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम को। जो ड्यूअलिज्म है उसने डिनोट किया था इंटरनेशनल लॉ स्टेट लॉ को, जो रिप्रेजेंट कर रहा है दो एंटायरली डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम को। तो 13 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 14 देखेंगे, रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन वॉज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द रोमन लॉ बाई, जो रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन है फर्स्ट इनकॉर्पोरेट किया गया था रोमन लॉ के द्वारा, किसके द्वारा, ये करा गया था बेंथम के द्वारा। 14th का है, जो रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन है फर्स्ट इनकॉर्पोरेट किया गया था रोमन लॉ से बाय बेंथम, ठीक है, बेंथम के द्वारा किया गया था। 15 देखेंगे, जस्ट कॉजेंस डिनोट्स, जो जस्ट कॉजेंस किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है प्रीएम्प्टरी नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ को। तो 15th का ऑप्शन सी करेक्ट है। 16th देखेंगे, who formulated the theory of pactus and servanda to explain the basis of international law, इंटरनेशनल लॉ के बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए पैक्टस एंड सर्वेंडा थ्योरी को फॉर्मुलेट किया गया था, और ये किसने करी थी, ये फॉर्मुलेट की गई थी एंजिलोटी के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। 17 देखेंगे, हु अमंग्स द फॉलोइंग कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ एज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें बताना है कि कौन से ज्यूरिस्ट ने, स्कॉलर ने ये कहा गया था कि इंटरनेशनल लॉ एज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ये कहा था हमारे हॉलैंड ने, ठीक है। 17th का ऑप्शन डी करेक्ट है। 18th देखेंगे, वंस अ डिजोर रिकॉग्निशन इज गिवन टू अ न्यू स्टेट इट इज, एक बार डिजोर रिकॉग्निशन दिया गया है नए स्टेट को तो ये क्या होगा, तो ये इर्रिवोकेबल होगा, क्या होगा, इर्रिवोकेबल। 18th का ऑप्शन डी। एक बार डिजोर रिकॉग्निशन दे दिया गया न्यू स्टेट को तो वो इर्रिवोकेबल होगा। 19th देखेंगे, Which one of the following is relatively the most important source of international law, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा relatively most important source है इंटरनेशनल लॉ का, क्या है इसका, ट्रीटी। 19th का ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रीटीज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। 20 देखेंगे, अ स्टेट बिकम एज इंटरनेशनल पर्सन बाय रिकॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन अलोन, जो स्टेट है वो इंटरनेशनल पर्सन बनता है, ठीक है, बन जाता है बाय रिकॉग्निशन के द्वारा और रिकॉग्निशन के ही द्वारा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी थ्योरी में बताया गया है, ये बताया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में। तो 20 का ऑप्शन डी करेक्ट है, क्या है, 20 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 21 देखेंगे, द यूएन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, जो यूएन डे है सेलिब्रेट होता है हर साल, कौन सी तारीख को सेलिब्रेट होता है, ये सेलिब्रेट होता है 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया तो यहाँ पे आप थोड़ा डेट पे ध्यान देंगे। 22 देखेंगे, ऑन विच डे इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ यूएन, किस दिन इंडिया यूएन का मेंबर बना था, तो ये बना था हमारा 26 जून 1945 में, ठीक है, 26 जून 1945 में। 23 देखेंगे, द पर्पस ऑफ यूएन इज वर्ल्ड पीस, जो यूएन का पर्पस है मेन वो क्या है कि वर्ल्ड में पीस लाना। ये स्टेटमेंट किसने कही है, ये स्टेटमेंट हमारी कही है कैल्सन ने, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन सी करेक्ट है, कैल्सन। 24 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, हमें बताना है इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का, तो ये हमारा
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल ये क्या है, और यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, बट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो 24th का ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है, 24th का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 25 देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर दोज हुज नेम्स आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल इन यूनाइटेड नेशन चैप्टर। हमें बताना है प्रिंसिपल ऑर्गन जो हमारा यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसमें कौन से आर्टिकल में प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में बताया, उनके नाम के नाम दिए गए। तो 25 ये हमारा 7th में बताया, आर्टिकल 7th में। तो 25 का ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 7 में बताया गया है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो भी नेम्स है वो सारे हमारे आर्टिकल 7 में दिए गए। 26 देखेंगे। इन विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। हमें बताना है यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल से डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन रिलेट करता है। तो ये आर्टिकल 2 के क्लॉज 7 में बताया है, तो इसका ए करेक्ट है ऑप्शन। 26 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 27 देखते हैं। ऑल मेंबर्स शैल सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स इन सच अ मैनर दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट इन डेंजर। सारे मेंबर्स जो है ना सेटल करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट को बाय पीसफुल मीन्स, जिससे कि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी और जस्टिस को खतरा ना हो। किस आर्टिकल में ये बताया गया है, तो ये बताया गया है हमारा 27 के डी में, आर्टिकल 2 क्लॉज 3 में बताया गया है, बोला गया है कि जो भी मेंबर्स है हमारे इंटरनेशनल, जो भी हमारे मेंबर्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशन में, वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे बाय पीसफुल मींस। ठीक है, क्या होगा, बाय पीसफुल मींस, इस मैनर में कि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी और जस्टिस को मेंटेन करा जा सके। तो ये आर्टिकल 2 के क्लॉज 3 में बताया यूनाइटेड नेशन चार्टर के। 28 देखेंगे। द यूनाइटेड नेशन इंजॉयज इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज इन द टेरिटरी ऑफ इट्स मेंबर स्टेट। हमें बताना है कौन से आर्टिकल में यूनाइटेड नेशन ने इम्यूनिटी एंड प्रिविलेज के बारे में बताया कि द यूएन इंजॉयज, जो हमारे यूनाइटेड नेशन है वो इंजॉय कर सकता है इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस इन द टेरिटरीज ऑफ इट्स मेंबर स्टेट। तो ये हमारा आर्टिकल 105 में बताया है। 28 का ऑप्शन सी। इम्यूनिटी और प्रिविलेज की बात कहाँ करी गई है, आर्टिकल 105 में। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 105 में इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस की बात करी गई है। 29 देखेंगे। द 5-year टर्म ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव बीन फिक्स्ड बाय। जो 5 साल सेक्रेटरी जनरल का जो 5 साल का टर्म है यूनाइटेड नेशन में, वो किसके द्वारा फिक्स किया गया है, ये फिक्स किया गया है हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, 29 का ऑप्शन सी करेक्ट, सॉरी 29 का ऑप्शन बी करेक्ट है। रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किसके द्वारा किया गया है, जो हमारी जनरल यूनाइटेड नेशन में जो जनरल असेंबली है उसके रेजोल्यूशन के द्वारा हमारे सेक्रेटरी जनरल का जो टाइम पीरियड है 5 years का, उसको फिक्स किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्या करेक्ट है, 29 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 30 देखेंगे। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड बाय। जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं हमारे जनरल असेंबली के द्वारा करे जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 31 देखते हैं। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज। यूनाइटेड नेशन का सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये हमारे त्रिगवेली हैं, तो 31 का ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रेजेंट कौन है, अभी प्रेजेंट है एंटोनियो ग्यूटेरस। ठीक है, एंटोनियो ग्यूटेरस। 32 देखेंगे। लिटिल असेंबली इज द बॉडी क्रिएटेड बाय। जो लिटिल असेंबली है वो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, देखिए ये जनरल असेंबली के द्वारा क्रिएट की जाती है, तो 32 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 33 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शन। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गन है जो लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये जनरल असेंबली करता है। 33 का ऑप्शन ए, आर्टिकल 13 में। ठीक है, आर्टिकल 13 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। 34 देखते हैं। द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स आर मेड बाय। जो जनरल असेंबली का डिसीजन है इम्पॉर्टेंट मैटर्स में, वो बनता है किसके द्वारा, वो बनेगा
2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 35 देखते हैं। द पावर्स ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर इन प्रिंसिपल। जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, उसकी जो पावर है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के फील्ड में, वो किस प्रिंसिपल पे है? तो ये हमारी है सेकेंडरी टू दोज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। 35 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 36 देखेंगे। द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अप्रूव बाय। जो यूनाइटेड नेशन का बजट है वो किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? ये अप्रूव किया जाता है हमारा जनरल असेंबली के द्वारा। 36 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 37 देखते हैं। यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द फॉलोइंग। जो यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन है किसके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है इनमें से? तो ये अडॉप्ट किया जाता है हमारा जनरल असेंबली के द्वारा। तो 37 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 38 देखेंगे। द एडमिशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू यूनाइटेड नेशन कैन बी टर्म्ड एज। जो एडमिशन होता है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी यूनाइटेड नेशन में एडमिशन लेती है, मतलब ऐड होती है, उसका टर्म को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हमारे कलेक्टिव रिकॉग्निशन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव रिकॉग्निशन। तो 38 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 39 देखते हैं। What is the name of 6th committee of the United Nation General Assembly? जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 6th कमेटी का नेम क्या था? तो इसका नाम था हमारा लीगल कमेटी। तो ये 39 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे। द एडमिशन ऑफ एनी पीस लविंग स्टेट टू मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन विल बी अफेक्टेड बाय द। जो एडमिशन होता है किसी भी पीस लविंग स्टेट का किस एज अ मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन में कोई भी जो पीस लविंग स्टेट है जो चाहता है कि पीस बरकरार रखे, उनका एडमिशन होता है, तो वो किसके द्वारा अफेक्ट होता है? वो किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? तो वो अफेक्टेड होता है हमारा जनरल असेंबली के डिसीजन से। उसमें सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए। 41 देखेंगे। द सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड। जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो अपॉइंट होते हैं। वो कैसे अपॉइंट होंगे? वो अपॉइंट होंगे जनरल असेंबली के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। 42 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन में बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ इट्स राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबरशिप बाय द। जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन के वो सस्पेंड होते हैं अपनी राइट्स को और प्रिविलेजेस को इंजॉय करने के लिए। किसके द्वारा सस्पेंड किए जाएंगे? ये सस्पेंड किए जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। 42 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। जो भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है उनकी राइट्स और प्रिविलेजेस को वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे और वो सस्पेंड होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। 43 देखेंगे। हु कैन एक्सपेल अ स्टेट फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से कौन एक्सपेल करेगा? ठीक है। हु कैन एक्सपेल, कौन कर सकता है यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से एक्सपेल? वो कर सकता है हमारे जनरल असेंबली एक्सपेल करेगी उस स्टेट को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो 43 का ऑप्शन डी है कि जो स्टेट है जो भी यूनाइटेड नेशन में किसी की मेंबरशिप है, ठीक है, उस स्टेट की एक्सपेल कर सकती है सिर्फ जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। 44 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑथराइजेज द जनरल असेंबली टू एस्टैब्लिश सब्सिडरी ऑर्गन्स ऑफ फॉर इट्स परफॉर्मेंस। हमें बताना है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर का कौन सा आर्टिकल है जो जनरल असेंबली को ऑथराइज करता है कि वो एक सब्सिडरी ऑर्गन्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये कौन होगा? ये उसका आर्टिकल है 22। 44 का ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। 45 देखेंगे। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लाइज ऑन द। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की, वो किसके ऊपर है? ये हमारी सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर है। तो 45 का ऑप्शन बी करेक्ट है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड इन विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन। हमें बताना है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कंपोजिशन है, उसका प्रोविज़न किस आर्टिकल में बताया गया यूनाइटेड नेशन चार्टर के? तो ये बताया है हमारे आर्टिकल 23 में बताया गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, कि कैसे बनेगी। ठीक है। 47 देखेंगे।
द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोवाइडेड इन यूनाइटेड नेशन चार्टर इज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द, जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो यूनाइटेड नेशन चार्टर में प्रोवाइड किया गया, वो किस, उसका जो जजमेंट है किस सब्जेक्ट पे बेसिस है, मतलब जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, वो जजमेंट देख सकती है कि भाई कैसे यहाँ पे कैसे कार्य करना चाहिए डिफेंस को लेके। 48 देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस टू इट्स मेंबर। हमें बताना है कि यूएन चार्टर का कौन सा आर्टिकल है जो रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के कि जो जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में उनके राइट्स को। तो ये करेगा आर्टिकल 51। जो आर्टिकल 51 है वो रिकॉग्नाइज करेगा इंडिविजुअल्स के राइट्स को और इंडिविजुअल की सेल्फ डिफेंस के राइट्स को। ठीक है, जो भी मेंबर्स हैं हमारे सिक्योरिटी काउंसिल में, जो भी हमारे यूएन में मेंबर्स हैं उनकी सेल्फ डिफेंस के और उनके इंडिविजुअल्स के राइट को रिकॉग्नाइज करने वाला आर्टिकल 51 है। 49 देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। इसमें से बताना है कि कौन सा आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन के चार्टर का जो ये लाइन लिखी गई इसमें बताया गया है, कौन सा आर्टिकल में बताया गया। द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर। तो हमें बताना है जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं वो एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और जो भी सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन देता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको कैरी आउट करते हैं, कौन से प्रेजेंट चार्टर के अकॉर्डिंग, मतलब कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो ये बताया गया है हमारे आर्टिकल 25 में बताया गया। ठीक है, according to article 25 the members of the united nations agrees to accept and carry out the decisions of the security council in accordance with the present charter। 50 देखेंगे, under which article of united nation charter the security council has the power to use force against a state। हमें बताना है यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास पावर है कि वो स्टेट के अगेंस्ट फोर्स को यूज़ कर सके। तो ये हमारी है आर्टिकल 42 में बताया गया है। ठीक है, आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। देखिए मैंने इसमें जल्दी जल्दी इसलिए करे क्योंकि जिससे वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींच सके। ठीक है, आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चलती है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। थैंक यू सो मच।